तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड ममता पांडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। आज हम करने वाले हैं वन शॉट ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द लिविंग वर्ड। आज हम स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ड का वन शॉट। देखो, लिविंग वर्ड आई गेस बहुत कम मार्क्स का आता है। उससे क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा मिनिमम 4 मार्क्स का, 4 to 8 मार्क्स से वेरी करता है। 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं बैक टू बैक। अभी 2022 के पेपर में एक ही क्वेश्चन आया था विच वॉज ऑन टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था दैट वाज बेस्ड ऑन लाइक एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का, मतलब इसमें जो मेन टॉपिक है दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। उसमें से एग्जाम्पल में से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और उसमें से कैटेगरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरेंज करने के लिए। जैसे 2022 के पेपर में आया था कि आपको अरेंज करना है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ सीरियस यू टेक दिस टॉपिक। ईजी है, बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एज यू नो, इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या होता है, आप कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग है और कौन सा नहीं है। देखो, पर्टिकुलरली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, दो क्राइटेरिया होते हैं, दो फीचर्स होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिबिट करता है। पहला फीचर होता है दैट इज अ डिफाइनिंग फीचर, सेकेंड इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। कौन सा फीचर होता है? देखो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए आपके पास एक होना चाहिए उसका डिफाइनिंग फीचर, एक होना चाहिए नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर्स आर दोज फीचर्स विच हैव नो एक्सेप्शंस। Defining features are those features which have no exception, while non-defining features are those features which have exception. Exception का मतलब कि वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी होते होंगे। सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग, आई ट्राई माई बेस्ट पर नहीं हो पाएगा तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ऑन द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्लासीफाई करते हैं। लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, something that can grow, move, reproduce, respire, and carry out various cellular activities. To understand what is living, we need to look into the features of a living organism, living things in detail. Living things are made up of cells and are capable of carrying out various cellular activities. The different features that describe the living thing is growth, reproduction, metabolism, cellular organization, and last comes the consciousness. Next बात कर लेते हैं what actually is growth. Growth क्या होता है? ग्रोथ इज यूजुअली डिफाइंड एज इंक्रीज इन मास। किसी भी चीज का उसके मास में बढ़ना या उसके नंबर में बढ़ना, दैट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से होती है। ऐसी ग्रोथ जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर से होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ। और बेसिकली दैट ग्रोथ इज डिफाइंड एज अ डिफाइनिंग फीचर। पहले एक ऐसी ग्रोथ होती है जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स में बाहर से होती है, दैट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस, तो उसको बोलते हैं हम एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इसीलिए जो हमारा ग्रोथ है दैट इज अ नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो अब पढ़ लेते हैं। ग्रोथ इज डिफाइंड एज बाय द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन विजिबली ग्रो up to a certain age, but the cells keeps on dividing and thus new cells in the body keeps on replacing the old ones. देखो, जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो एक लाइक लिमिट होती है ग्रोथ की। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, वाइल जो एनिमल्स होते हैं उनमें लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो हमारे में क्या होता है, ग्रोथ तो लिमिटेड होती है बट जो हमारे सेल्स होते हैं ना वो डिवाइड करते रहते हैं, तो सेल डिवीजन होता रहता है हमारी बॉडी में। सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो सीम टू ग्रो इन साइज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ अ माउंटेन। लिविंग थिंग्स ग्रो ड्यू टू सेल डिविजन, दस ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। नेक्स्ट कम रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स या फिर इंडिविजुअल पोजेसिंग फीचर्स like it is the process by which an organism produce an individual like it, जिसमें उसके जो फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। मतलब हमारे कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो हमारे पेरेंट्स से मिलते होंगे। ऐसा नहीं है कि हम एग्जैक्ट कॉपीज होंगे। एग्जैक्ट कॉपीज हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनती है, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ फीचर्स आते हैं हमारे अंदर, कुछ हमारे खुद के फीचर्स होते हैं, कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं, कुछ सेम फीचर्स होते हैं। It is the process by which an organism produces an individual like its own. Reproduction is of two types, sexual and asexual. Most mammals like human reproduce by sexual reproduction, but when considered unicellular organism like bacteria, growth and reproduction becomes an ambiguous as both result in the division of the cell. Thus, reproduction again cannot be considered as a typical character of a living organism. फिर बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म की। It comprises of all the chemical reactions going inside a living cell. Thus, it is a typical characteristic of living beings. Non-living things do not show metabolism. नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे।
Organisms are typically made up of cells. They also follow an organization of cells followed by tissue which forms organs and in turn they combine to form organ system. Organ system क्या बनाता है? एक organism को बनाता है. तो cell division लाइक आपको पता होगा कि cell से मिलकर बनता है हमारा tissue. Cell से मिलकर हमारा क्या बनता है? tissue. Tissue जब मिलते हैं तो बनाते हैं organ. Organ मिलके हमारा क्या बनाते हैं? एक organ system. जब ये ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो एक पूरा क्या बन जाता है? ऑर्गेनिज्म. जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिफाइनिंग फीचर व्हाइल कॉन्शियसनेस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी. आप अपनी सराउंडिंग के लिए कितने अवेयर हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस. इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस or change in the environment. It is typical property of living organism. They have ability to sense any change in the environment. While जो हमारे humans होते हैं, they have self consciousness. We are aware of the surrounding. तो उसको बोलते हैं कि हमारे अंदर क्या है? सेल्फ कॉन्शियसनेस. और कॉन्शियसनेस बिकम द डिफाइनिंग फीचर. नेक्स्ट आता है कि किस बेसिस पे आप बता सकते हो कि ये नॉन लिविंग है, लिविंग है. देखो, होम्योस्टेसिस होता है एक ऑर्गेनिज्म में कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है. नेक्स्ट आता है कि हम क्या हैं? कैपेबल है. हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं हम खुद से प्रोवाइड कर सकते हैं ना. और हमें लाइक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं स्पेसिफिक चीज़ों की ग्रोथ के लिए. तो दैट इज़ कि हमें क्या है? हम कैपेबल हैं अपनी बॉडी में डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हमें कौन सा टाइप का न्यूट्रिएंट किस चीज़ के लिए चाहिए. नेक्स्ट आता है कि लिविंग थिंग्स में क्या होता है? एक हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट आता है मस्ट बी एबल टू अडेप्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, मस्ट बी केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग इन मास इन साइज. नेक्स्ट इज मस्ट बी केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यू नीड टू नो दैट. नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस, अ स्वीडिश साइंटिस्ट. इन्होंने क्या किया था? जैसे कि हम नामकरण करते हैं ना, तो इन्होंने क्या किया था? स्पीशीज को नाम दिए थे, उनका नामकरण किया था. उनको लाइक जैसे हमारा नाम और सरनेम होते हैं ना, सिमिलरली जीनस इज द नेम एंड द स्पीशीज इज द सरनेम ऑफ द स्पीशीज. तो उन्होंने क्या किया था? एक ऑर्गेनिज्म को लाइक दो वर्ड्स का नाम दिया था. सबसे पहला था फर्स्ट वर्ड वाज द जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वाज द स्पेसिफिक एपिथेट. Binomial nomenclature is the biological system of naming the organism in which the name is composed of two terms, where the first term indicates the genus and the second term indicates the species of the organism. नेक्स्ट कम्स की कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि आपको कुछ नेम्स. और ये इसकी नीड क्यों पड़ी थी? सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ बायोलॉजिकल नेम. ये सब बात में पढ़ते हैं. देखो क्या हुआ था, क्या होता है कि आप जिस नाम से उस स्पीशीज़ को जानते हो, क्या पता मैं उस नाम से उस स्पीशीज़ को ना जानती हूँ, क्या पता मेरे वहाँ उसका लोकल नाम कुछ और हो. तो सिमिलरली एक स्पीशीज़ को पहचानने के लिए कि हाँ हम एक ही स्पीशीज़ की बात करें तो हम उसका क्या रख देते हैं? एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम रख देते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वो स्पीशीज़ उसी नाम से जाना जाए, उसको कोई अलग अलग नाम ना मिले. As stated previously, there are millions of species of organisms distributed throughout the world. Furthermore, the same organisms are known by different names around the world, and this may cause confusion when trying to identify or classify. Hence, binomial nomenclature has been seen a visible solution to the problem. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं. रूल्स क्या होते हैं कि जो भी आपका जब भी आप इसको लिखते हो, जब भी हाथ से लिखते हैं तो पर्टिकुलरली हम अंडरलाइन करते हैं दोनों स्पीशीज़ को, वाइल जब भी हम इनको प्रिंट करते हैं तो हमेशा दैट इज इन इटैलिक्स. नेक्स्ट आ जाता है कि आपका जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, वाइल स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर ऑलवेज स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर. टू वर्ड फॉर्मेट नेम बताया दिया था मैंने आपको. नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्सोनमी. टेक्सोनमी क्या होता है? एक अरेंजमेंट किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट, द मेथड ऑफ अरेंजिंग समथिंग, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनमी. द टेक्सोनमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंट लिविंग स्पीशीज. अ टेक्सॉन इज रेफर्ड टू एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड एज अ यूनिट. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है. टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग वेरियस ऑर्गेनिज्म इनटू सक्सेसिव लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, either in increasing or in decreasing order from kingdom to species and vice versa. Species to kingdom भी कर सकते हो और kingdom to species भी कर सकते हो. Each of this hierarchy is called taxonomic category or rank. In the system of classification, kingdom is ranked the highest. उसके बाद आता है phylum. देखो phylum is used for animals while division is used for plants. फिर आता है class, order, family, genus, species. अब देखो ये दिस इज कैटेगरी से आपको बताया हुआ है. किंगडम सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है. वी हैव 5 किंगडम्स: एनिमेलिया, प्लांटे, फंगे, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा. दिस यू नीड टू रिमेंबर.
फर्दर हम बात कर लेते हैं फाइलम. फाइलम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्पेसिफिक, किस चीज़ का कलेक्शन होगा हमारे पास जो फाइलम होगा, ऑल द स्पेसिफिक क्लासेस. क्लासेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैमिलीज. फैमिली इज अ कलेक्शन ऑफ जीनस, वाइल जीनस इज द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक स्पीशीज. देखो स्पीशीज सबसे लोवेस्ट कैटेगरी होती है, कितनी स्पीशीज है, 8.7 मिलियन स्पीशीज है. इट रेफर्स टू a group of organisms that are similar in shape, form, reproductive features. Species can be further divided into subspecies. फिर बात कर लेते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स. टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करना ताकि हम उसको अपने फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें. अब हमें कैसे पता कि पहले डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि वी हैव फॉसिल्स, वी हैव स्केलेटन्स ऑफ डायनासोर्स, तो हमें पता चले ना कि हाँ पहले डायनासोर्स होते थे. तो ये काम होता है टेक्सोनॉमिक एड्स का, कि वो चीज़ों को प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन उस चीज़ को देख सके. Taxonomic aids are the collection of samples of preserved organisms which help in extensive research for the identification of various taxonomic hierarchy. Classifying organisms into various categories needs a lot of field and laboratory study. This is an essential process because taxonomic categorization helps in identifying many organisms necessary in various fields like agriculture, industries, bioreserves, etc. The taxonomic aids are the main source which helps us in studying the relative level of a group of organisms, the taxonomic hierarchy and the taxonomic rank. नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि taxonomic aids कौन कौन से तरीके के होते हैं. हर्बेरिया, बोटानिकल गार्डन, मैनुअल, फ्लोरा, कीज, zoological पार्क, म्यूजियम और मोनोग्राफ्स. हम कुछ स्पेसिफिक ही पढ़ेंगे इसमें. सबसे पहले आ जाता है कि टेक्सोनॉमिक एड्स क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि हम, मैंने आपको बताया कि हम फ्यूचर प्रेफरेंस के लिए उसको पढ़ सकें और किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पास कोई अगर नई स्पीशीज़ आती है तो हम देख सकें कि हाँ ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था या नहीं, या ये कुछ नया है. फिर बात कर लेते हैं टाइप्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, zoological पार्क्स एंड लास्ट इज कीज. नेक्स्ट आ जाता है व्हाट एक्चुअली इज अ हर्बेरियम. हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पीशीज, मतलब जो कि जिनको हम ड्राई करके रखते हैं, जिनको हम सुखा के रखते हैं. ठीक है, हर्बेरियम में क्या होता है, डेड होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट, सॉरी डेड प्लांट स्पीशीज होती है इसमें. इट इज अ स्टोर हाउस, इट इज अ स्टोर दैट house. It is a storehouse of collection of preserved plant species. Plant specimens are preserved in the form of herbarium sheets, which are arranged in the order of classification and taxonomic hierarchy. Sorry, I read it wrong. I will read it again. It is the storehouse that collects a collection of preserved plant species. Plant specimens are preserved in the form of herbarium sheets, which are prepared by drying. कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ड्राइंग, pressing and preserving the samples on sheets. These sheets are then arranged in the order of classification in the taxonomic hierarchy. क्या किया जाता है, पहले इनको प्रेस किया, पता पहले इसको सुखाया जाता है, फिर इसको चिपकाया जाता है, फिर उसको लाइक प्रेस किया जाता है ताकि ये लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सके. ठीक हो गया. उसके बाद उसके नीचे कुछ डिटेल्स मेंशन की जाती है, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट, क्या हाइट है इस प्लांट की, इसका लोकल नेम, इसका इंग्लिश नेम, किसने कलेक्ट किया, किस दिन कलेक्ट किया, क्या टाइम था उसे. तो ये सब चीज़ें उसमें कलेक्ट की जाती हैं एक शीट में. नेक्स्ट आता है बोटानिकल गार्डन. बोटानिकल गार्डन में हमारे क्या होता है कि लिविंग स्पीशीज होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, जिसपे एक पर्टिकुलर प्लांट्स पे उसका नाम प्रेजेंट होगा कि आपको ये वाला प्लांट है. दीज आर द गार्डन in which specific plants are grown and are labeled according to their taxonomy. Thus the labels carry their scientific names and family. क्या होता है उस लेबल में, साइंटिफिक नेम और उनकी फैमिली. The main purpose of botanical garden is to identify the plant species under consideration. Next आता है म्यूजियम. Biological museums are found in schools and colleges. Like the biology laboratory we found in our school. आपने अपने स्कूल में देखी होगी एक बायोलॉजी की लेबोरेटरी जहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीशीज तो जरूर प्रेजेंट होंगी, जैसे हमारे स्कूल में भी तो थी. कुछ स्पीशीज थी प्रिजर्व्ड, जैसे लिजर्ड था, फ्रॉग था, तो ये सब स्पीशीज ना प्रिजर्व थी एक लाइक कंटेनर में, एक लिक्विड के अंदर. तो इनको क्या दे में ऑल्सो बी ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड. Birds and larger animals are usually stuffed before preserving, and insects are killed and pinned in the boxes. We sometimes find skeletons of various animals too. Next आ जाते हैं zoological parks पे. These are the places where animals and birds are kept in protected boundaries. An attempt is made to provide them the habitat closest to the natural. ऐसा प्रोवाइड किया जाता है उनको, एनवायरनमेंट जो दिया जाता है वो बिल्कुल उनके जंगल जैसा ही दिया जाता है कि हाँ उनको लगे कि हाँ वो जंगल में ही प्रेजेंट है, उनको कहीं पे बांधा नहीं गया है, बट स्टिल उनको बांधा जाता है ना. दैट इज रॉन्ग, आई एम अगेंस्ट दिस. दस क्योंकि यार दे टू नीड फ्रीडम, है ना.
कुछ नहीं कर सकते. Thus, we get a chance to learn about their natural habitats and behavior. Zoological parks are open for human visits. Next आता है की में होते हैं हमारे contrasting pair. Contrasting pair का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ उसके फेवर में होगी, एक चीज़ अगेंस्ट में होगी, ताकि आप पहचान सको कि हाँ ये कौन सा एनिमल है या फिर ये कौन सी स्पीशीज़ है. तो इसमें क्या होता है, दो स्टेटमेंट्स होते हैं. एक स्टेटमेंट को बोलते हैं लेट, दोनों को बोलते हैं एक साथ कपलेट. सो दैट्स इट, दैट्स अबाउट दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड कमेंट. And the next video will be uploaded tomorrow of the biological classification. Till then, keep studying.